दोस्तों आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में और आज हम देखने वाले हैं फिश फार्मिंग क्या फायदे में है या नुकसान में है। फायदे में है। करोड़ों कमा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हैं, क्या सच है या झूठ है? आज वो सब इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि फिश फार्मिंग उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा पॉन्ड है, 45 एकड़ का है। इसमें केज कल्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं, केज जो फिश फार्मिंग होता है वो भी यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सर आप हमारे जो फार्मर्स देख रहे हैं वीडियो को, आप बताइए आपके बारे में परिचय दे दीजिए पहले थोड़ा सा। दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रोग्रेसिव फिश फार्मर और मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूँ 100 एकड़ में और मैं 5 साल से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जॉब करता था, तो मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई दिस प्रोफेशन। तो मैं देश के हर एक कोने में सर मैं घूमा हूँ, मैंने बहुत सारे एरिया में देखा है कि फिश फार्मिंग अलग अलग तरीके से की जाती है। एक होता है बाय फ्लॉक होता है, फिर होता है ये केज में किया जाता है, एक जो है इनलैंड जो आप जो कर रहे हैं 100 एकड़ में कर रहे हैं और इसका काफी सारा जो प्रोड्यूस है आप नॉर्थ इंडिया में बेच रहे हैं इसका जी। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में सबसे बेस्ट और इजी तरीका क्या है फिश फार्मिंग का? देखिए इंडिया में संतोष जी 5 पद्धतियों पे जनरली मछली पालन होता है। जैसा आपने बताया बायोफ्लॉक, आरएएस, केज, रेसवेज और पॉन्ड कल्चर। सबसे पुरानी और सबसे अच्छी पद्धति या कहेंगे प्रूवन प्रॉफिटेबल तो हमारी पॉन्ड फार्मिंग ही है पूरे इंडिया में। और उसका एक मेजर कारण भी है क्योंकि हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकली हमारे पास लैंड भी बहुत है और वाटर भी बहुत है जी। तो सबसे प्रूवन मेथड मतलब तो वो हमारा पॉन्ड फार्मिंग ही है। ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट, सबसे ओल्ड और सबसे सस्ता। हाँ, सबसे सस्ता। और ये पॉन्ड की पद्धति जो है पूरे देश में कर सकते हैं किसान भाई हमारे? ये जिसके पास लैंड है। अगर हम बात करें पहाड़ों की, हाँ, तो पहाड़ों में बड़ा साइज ऑफ लैंड नहीं होता नहीं, तो वहां पे आप आरएस लगा सकते हैं, रेसवेज बना सकते हैं। हाँ, तो जहाँ पे लैंड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जी, ये क्या जो आपने देखा होगा सर्कुलर टैंक्स लगे होते हैं, उसमें कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं। एक होते हैं जहाँ पे केवल टैंक्स लगे हुए हैं, कुछ एरिएशन सिस्टम है, वो बायोफ्लॉक है राइट। और एक में जहाँ बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होंगे जिसमें हम ड्रम फिल्टर, बायो फिल्टर, तो हम उसको आरएस बोलते हैं। अच्छा। तो ये दोनों पद्धतियां हमारे विदेश के कल्चर की थी जहाँ पे हमारे पास लैंड साइज बहुत बड़ा नहीं है, तो वहां पे हम ये वर्टिकल फार्मिंग पे चले गए जी। तो अभी हमारी कंट्री की स्थिति ऐसी है कि अभी हम हॉरिजॉन्टल फार्मिंग पे मूव हो सकते हैं जी। हमारे पास जमीन भी है और पानी भी है और वो हमारे पास दोनों इनफ मात्रा में है राइट। तो फिश फार्मिंग मैंने ये भी देखा है कि हमारे किसान भाई जब करते हैं तो इसमें फेल क्यों होते हैं, वो हमें बताइए। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा संतोष जी। हाँ। फेल होने के मेन मैं आपको 3-4 रीजन शेयर करूंगा जो मैंने भी अक्रॉस में मोर देन 100 फार्म्स ही घूम चुका हूँ अपने इस जर्नी में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ फिश फार्मिंग नहीं है। हाँ। वन ऑफ द मेजर रीजन जो मैंने सर्च किया वो एजुकेशन जी। हमारी गवर्नमेंट का फोकस भी चल रहा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रहा है। हाँ। स्टेट डिपार्टमेंट्स की भी बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग योजनाएं चल रही हैं एक्वाकल्चर फिश फार्मिंग को लेके। तो मेन एक मेजर रीजन है एजुकेशन। हमारे फार्मर्स उस लेवल के एजुकेट नहीं है। हमें तब तक मछली की बायोलॉजी और जिस पद्धति में पाल रहे हो उसकी टेक्नोलॉजी और वाटर की केमिस्ट्री, अच्छा, इन तीनों का हम कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे तब तक किसान सक्सेस नहीं होगा। और उसके लिए मैं अपना एक मूल मंत्र बताता हूँ कि आप जिस लेवल का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और किसी भी पद्धति में कर रहे हैं, आप एनुअली 1% अपनी एजुकेशन पे एक्सपेंस करें। अच्छा, हर साल मतलब सीखना ही चाहिए उसमें। सर आप देखिए ना, कोई भी हम सब आज की डेट में एक छोटा सा एग्जांपल है, सब एंड्रॉइड आईओएस मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने में नया वर्जन आ जाता है ना ऐप का, करते हैं राइट। तो आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा 100%। राइट। तो अपग्रेड रहने के 2-3 ही तरीके हैं। आप एक्सपो सेमिनार्स अटेंड करो, या जो प्रूवन फार्मर्स, अच्छे फार्मर्स हैं, वो किसी भी लेवल पे कर रहे हो, खराब अच्छी, उन फार्म्स को विजिट करो। तो आप वहीं से ही प्रैक्टिकल नॉलेज और जितने आप अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेंगे तो वहां से आपको पूरा साइंटिफिकली प्रूवन जो उन्होंने रिसर्च करी है। जो किसान है वो रिसर्च के लिए नहीं बना, रिसर्च के लिए आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स है राइट। तो उन साइंटिस्टों का हम इनपुट्स लें और एक्चुअल ग्राउंड पे जो फार्मर्स आउटपुट ले रहा है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला लो तो आप 100% सक्सेस होंगे। तो आपको और एजुकेशन आपको हर साल अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि आपको एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप फसलों की खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, या फिश फार्मिंग कर रहे हैं या क्रैब फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा वन ऑफ द मेजर रीजन है फंड मैनेजमेंट। अच्छा। तो लोग बाग क्या करते हैं कि या तो वो YouTube देख के या गूगल पे आजकल इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो फंड प्रॉपर मैनेज नहीं करते, एक्वाकल्चर में एकदम कूद जाते हैं। तो आपको फर्स्ट डे पूरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन प्लान करना होगा राइट। और आप जोन सी पद्धति पे कर रहे हैं, अगर आप उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट खुद नहीं लगा रहे हैं तो आप फिर कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जा रहे हैं।
डेवलपमेंट कॉस्ट आपकी 100% अपनी होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहे सब्सिडी से हैंड होल्डिंग करें, बैंक से लोन लें, क्रेडिट कार्ड स्वैप करें, दोस्तों से उधार लें। हाँ, तो आपको फंड मैनेजमेंट, एजुकेशन, फंड मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। दो पिलर है मेन। दो पिलर है। तीसरा पिलर है आपको अपनी जो प्रोड्यूस, जो मछली बना रहे हैं उसकी है ना पूरी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी पहले दिन ही तैयार करें। तीसरा पिलर दोस्तों मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी। बिल्कुल, वो भाई आप वो मछलियां आप प्रोड्यूस कीजिए ना जो आपके लोकल एरिया में सेल होती हो। अब हमारे बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करा टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पे, वो मछलियां कर रहे हैं जो उसके एरिया में सेल नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा कैच ये है, अब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और सेल नहीं हो रही है। हाँ। तो अगर हम वही मछली पालें अपने लोकल एरिया, अपनी लोकल मार्केट के कंजप्शन के अकॉर्डिंग, राइट, तो 100% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। देखिए मछली का, हम मछली क्या करते हैं, मछली आपको समझ लीजिए एक इक्विपमेंट है, राइट, जिसे हमने एक प्रोटीन का फॉर्मेट दिया, वो दूसरे प्रोटीन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। वो प्रोटीन का फॉर्मेट उसकी बॉडी है, राइट। हम तो बायोमास या वजन ही सेल करते हैं ना, वो तो है। जब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं तो उसने 100% वेट गेन करा, और वो जब वेट इंक्रीज हो गया तो लॉस होने का तो सवाल ही नहीं हुआ ना। तो लोग बाग जो कहते हैं मछली में लॉस हो रहा है, वो लॉस होने के कारण अपने रीजंस हैं। और ये हमारे साथ प्रॉब्लम है इंडियंस के साथ, हम अपनी गलतियां या अपने फेलियर्स बहुत देर से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो अगर कोई भी बिगनर, चाहे वो फार्मर लेवल पे करे, एंटरप्रेन्योर लेवल पे करे, और इसको एज ए इंडस्ट्री समझ के काम करे, तो वो अपनी वो एजुकेशन पे, फंड पे, और तीसरा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, सेल्स पे, मतलब ये तीन पिलर जो है वो उस पे काम करेगा तो 100% वो सक्सेस होगा। दोस्तों हम जितना हो सके उतनी अच्छी जानकारी सर से लेने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा इंडिया के हर एक कोने तक, क्योंकि हमने इस वीडियो को शुरुआत किया है। अभी तो हम आपको ये 45 एकड़ का फार्म बोट से घुमा के दिखाने वाले हैं। मतलब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई डैम में करता है, जी, कोई कहाँ पे करता है। बहुत सवाल आते हैं उनके मन में कि हम पंगासियस पाले, कटला पाले या रोहू पाले, या कौन सी मछली पालनी चाहिए जरूरी? सर देखिए, जो केज कल्चर है जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होते हैं, तो क्या जो इंडिया का जो ट्रेंड है वहाँ पे हम केज कल्चर लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा फंगासिस और तिलापिया, ये दो स्पीसीज है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। अभी लोग बाग किसी ने कुछ छत्तीसगढ़ में कार्प्स का भी कुछ कल्चर स्टार्ट किया है केज में, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर आपको कार्प्स, जिसको हम रोहू, कतला, मृगल, ये इंडियन मेजर कार्प होती है, और एक्सोटिक मेजर कार्प होती है आपकी सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प। तो हम वो 6 की 6 हम जब इंडिया में करते हैं तो सबसे ज्यादा वो पोन्ड फार्मिंग में ही होती है, तालाब में ही। और हमारी जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 85% मार्केट लीडर भी हमारी कार्प्स ही है। अच्छा, बाकी रिमेनिंग तो 15% में आ जाती है। तो अगर कोई कार्प्स पालन करना चाहता है तो वो आग बंद करके पोन्ड फार्मिंग करे। किसी को तलापिया फंगास करनी है, वो हमारे पोन्ड में भी हो जाएगी। कार्प्स में कौन कौन से आएगी? कार्प्स में रोहू, कतला, मृगल। हाँ, रोहू, कतला और मृगल, ये आएगी। ये आएगी। ये कोई भी पाल सकता है पोन्ड में। पोन्ड में पाले, फंगास भी पोन्ड में पल जाए, पोन्ड में हर मछली पल जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास पोन्ड नहीं है, लैंड नहीं है, और उसके पास बड़ा रिजर्वायर है, वो केज लगाना चाहता है, तो वो वहाँ फंगास और तिलापिया पाले। और हमारे फार्मर्स को है ना एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में, पूरे आपके एनवायरनमेंट में किसान ही सबसे बड़ा लूजर है। हाँ, ये बात तो है। हर एक जितने हमारे इनपुट सप्लायर्स हैं, चाहे वो सीड दे रहा हो, फीड दे रहा हो, मेडिसिन दे रहा हो, राइट, आखिरी में जो मछली लेके जा रहा है वो ब्रोकर हो, रिटेलर हो, राइट, सबके सब फायदे में है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो हमारा किसान है, वो सबसे कम ज्यादा लॉस में है, या सबसे कम प्रॉफिट शेयर उसका है। तो अगर हमारे ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे 5-10 फार्मर मिल के अपने प्रोड्यूस को एक कंसोर्टियम बना के बेचेंगे और अपने प्राइस पे बेचेंगे, लेकिन एंड यूजर को जो मछली खाता है या लेता है, वो आपकी 120 में ले, 100 में ले, 150 में ले, उसे खानी है तो वो लेगा ही। तो मुझे आपने बताया कि ये मछलियां पाल सकते हैं दो तरीके की, जी, आपने एक इंडियन और एक एक्सोटिक बताई, आपने दो बताई। चलिए, इसमें तो सॉर्टेड हो गया। लेकिन अगर कोई किसान जो है, मान लीजिए उसके पास 1 एकड़ का पॉन्ड है, ठीक है, तो 1 एकड़ के पॉन्ड के लिए पानी कैसा होना चाहिए और उसमें फिश कैसे वो ग्रो कर सकता है? अगर हमारा 1 एकड़ का पॉन्ड है तो 1 एकड़ जनरली हमारा 4000 स्क्वायर मीटर होता है जी, बराबर। तो उसमें 6 फीट पानी भरे किसान हमारा, बराबर। और वाटर पैरामीटर्स को फर्स्ट जहां भी फार्मिंग करे वहां पे सोयल और वाटर पैरामीटर फर्स्ट डे चेक करा ले वो लैब से, कि वो हमारी फिश फार्मिंग के लिए सुटेबल भी है नहीं है। तो अगर वो सुटेबल है तो पहले तो तभी फिश फार्मिंग करे वो। पानी सुटेबल है ये कैसे पहचानना चाहिए? क्या वाटर पैरामीटर्स हम चेक करेंगे, उसका पीएच क्या है, अमोनिया क्या है, ये चेक करना पड़ेगा। हाँ, उसके मिनरल्स लेवल क्या है, तो ये वाटर पैरामीटर्स हम वहाँ पे चेक करेंगे। एल्कलिनिटी क्या है, सैलिनिटी क्या है,
मछली पालने में फोकस नहीं है, पानी पालने में फोकस करना है। अच्छा, भाई हमारा हैबिटेट एयर है, हाँ मछली का हैबिटेट पानी है। हाँ अगर हैबिटेट ही खराब होगा तो आप उसे कितना अच्छा खाना खिला लो, हाँ। आप उसका सीड किसी दूसरे वर्ल्ड से के किसी भी कोने से ले आओ तो वो ग्रोथ ही नहीं होगी। अच्छा, तो आप ग्रोथ लेनी है तो वो गुड क्वालिटी का वाटर पैरामीटर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे अपनी और वाटर वो बॉडी भी के। टेस्ट करके। मान लीजिए आपने कहा कि 1 एकड़ का 4000 स्क्वायर फीट का मीटर 4000 स्क्वायर मीटर एरिया है। 1 एकड़ का हुआ, जी, जी। हमारे महाराष्ट्र में 4000 स्क्वायर मीटर का एकड़ ही बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें 6 फीट तक पानी भरना है। पानी भरना 6 फीट का पानी भरते समय वो उस पानी टेस्ट करके उसने भर दिया, तो हाँ। उसमें कितना हमें सीड्स डालना है? अब वो डिपेंड करेगा हम कौन सी मछली पाल रहे हैं। अच्छा। अगर हम एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं और कार्प्स का मछली पालन कर रहे हैं, हाँ, तो मैं अपने किसानों को सजेस्ट करूंगा वो 80 से 100 ग्राम का सीड लोकल फार्मर से ले। जैसे वैरायटीज के नाम भी बता दीजिए। हाँ, रहू, कतला, मृगल हाँ। जितनी कार्प्स कैटेगरी की मछली है हाँ। वो 4500 से 5000 मैक्सिमम 100 ग्राम का सीड एवरेज, जिसको हम बोलते हैं ईयरलिंग। अगर आप कैटफिश का पालन करना चाहते हैं, अगर आप तिलापिया कर रहे हैं वहां पे, तो तिलापिया बड़े आराम से आप 12 से 13,000 स्टॉक कीजिए, फिंगरलिंग साइज के बच्चे। आप फंगेसिस मछली पालन करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप विदाउट वाटर एक्सचेंज 20-22 हजार बच्चे स्टॉक कीजिए। सारी चीज डिपेंड होती है आपके वाटर पैरामीटर पे। जैसे जैसे मछलियों का काउंट बढ़ाते रहते हैं उसकी पद्धति के हिसाब से, तो मछली उतना इंटेक करेगी, जितना इंटेक करेगी उतना वेस्ट निकालेगी। तो पानी पोल्यूट होगा आपका, पानी पोल्यूट होगा तो उसका वातावरण डिस्टर्ब हो जाएगा, वातावरण डिस्टर्ब होएगा तो उसकी मोर्टेलिटी स्टार्ट होनी हो जाएगी। तो जोन सी मछली हम पाल रहे हैं, जितनी भी कैटफिश कैटेगरी की मछली है, एवरेज हम 1 एकड़ से 18-20 टन प्रोडक्शन बहुत ही सुकून से ले सकते हैं। 1 एकड़ में कितना? 18 से 20 टन का प्रोडक्शन, 18 से 20 टन का प्रोडक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कैटफिश अंदर डाली है, तो कैटफिश हमें कितनी डालनी पड़ेगी? 20 से 22 हजार डालिए। 22,000 डालिए। 22,000 डालिए, निकलेंगे बड़े आराम से आप 18 टन प्रोडक्शन निकाल लेंगे। 18 बहुत टन। सुकून। मोर्टेलिटी कंसिडरिंग मोर्टेलिटी हमने 10 से 12% पूरे कल्चर में मोर्टेलिटी कंसिडर कर ली है। और मान लीजिए हम ये पॉन्ड में कौन से महीने में हमें मछली डालनी है? अगर आप कैटफिश पालन कर रहे हैं तो आप मार्च में स्टॉक कीजिए, लेकिन आप अगर वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, जैसे अगर साउथ के स्टेट्स है या कोस्टल स्टेट्स है या महाराष्ट्र है, तो आप कभी भी डालिए, राइट। हाँ। भाई नॉर्थ की बात करूं मैं, जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, ज्यादा होता है, ठंड ज्यादा होती है, जहाँ पे ठंड ज्यादा है, हाँ। ठीक है, मेरे पास मेरी विंडो में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हाँ, अचानक से ठंड बहुत तेज exactly. आज भी चल रही है बहुत right. तेजी तो से। जैसे कि हमारे पास है ना, नवंबर से टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिप हो जाता है, दिसंबर, जैन, फेब में जाके होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर। तो ये 3 महीने मछलियां ना तो इंटेक करती ना ग्रोथ लेती। तो जो कार्प्स कैटेगरी है उसका नाम ही इंडियन मेजर कार्प है, तो वो तो हमारे यहाँ पे सस्टेन हो जाती है, लेकिन जो कैटफिश मर जाती है। एक चीज क्या है कि अभी देखिए, हम ये हमारे चैनल पे जो वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही सादे किसान है। हाँ। आप जितना टेक्निकली बताएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। आप एकदम बेसिक फोड़ के बताइएगा। जैसे कि अभी 1 एकड़ में आपने बोला कि 4000 स्क्वायर मीटर में आपने बोला कि मान लीजिए कटला डालना है हमें। अगर आप रहू, कतला, मृगल डालते हैं, हाँ। या कार्प्स डालते हैं, हाँ। आप 5000 बच्चे 100 ग्राम के डालिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत डालिए। डालते समय 100 ग्राम के डालने, वो 100 ग्राम के क्यों डालने वो फोड़ के बताइए। 100 ग्राम के इसलिए डालने चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल 2 साल है। अच्छा, ठीक है। जो किसान है, जब वो बहुत ही छोटा बच्चा, जिसको हम फ्राई बोलते हैं, 1 ग्राम का स्टॉक करता है, तो मछली उतना ही तो खाएगी जितना उसका साइज है। तो उसको 2 साल तक वेट करना पड़ता है जब उसे पैसे मिलते हैं। हाँ। ठीक है, जब तक वो अपनी एनर्जी लॉस कर देता है। हाँ, मतलब बच्चा बड़ा होने में उसको 2 साल लगता है, तो आपको कहना है कि वो 1 साल का तैयार लो। एग्जैक्टली। हाँ, तो जब आप समझ में आना चाहिए लोगों को। जब उसको 1 साल का बच्चा आप डालोगे, तो 1 साल वो काट चुका है, तो किसान को 1 साल में पैसे मिल जाएंगे। तो 1 साल के बच्चे उसको कितने रुपए में मिलेंगे अगर वो खरीदने जाएगा? तो एवरेज मान के चलो 120 से 140 रुपए पर केजी। तो अगर 100 ग्राम का बच्चा है, 12 से 14 रुपए का पर पीस। 12 से 14 रुपए का पर पीस पड़ेगा। हाँ। और ऐसे आपने बोले कि 5000 मैक्सिमम 5000 बच्चे डालिए। 5000 ये 1 साल में कितने किलो के होंगे? 1 किलो का एवरेज, 1 किलो का बड़ा एवरेज हो जाएगा आपका। 5 टन तक हो जाएगा। हाँ, 4.5 से 5 टन बहुत सुकून से एक बंदा मतलब 1 एकड़ से हार्वेस्ट कर पाएगा। और 5 टन अगर कितने रुपए से गया तो फायदेमंद होगा वो? देखिए, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए आएगा आपका एक मछली का। हाँ। 1 किलो वजन तैयार करने में। अच्छा, 1 किलो मछली को तैयार करने में 100 रुपए लग जाएंगे आपके। अच्छा, बड़े आराम से। जो हम कार्प्स की बात कर रहे हैं। हाँ। पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर 1 किलो की रहू, कतला, मृगल मछली है, 130-135 रुपए से कम नहीं बिकती। मेरे यहाँ पे एनसीआर में 140 बिकती है। मैं यूपी ईस्ट की बात करूं, लखनऊ की, कानपुर की, गोरखपुर की, वहां 200 बिकती है। बिहार में 200 बिकती है। आसाम की बात करूं 300 बिकती है। आपके यहाँ भी 150 बिकती है, राइट। तो एवरेज ये 130-135 मैंने लोवेस्ट प्राइस कंसीडर करा। ठीक है, तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे 1 किलो वजन पे,
और 130 की सेल कर दी, 30 रुपए बचेगा। तो आपको और क्या चाहिए सर 1 एकड़ की लैंड से? आप नॉर्मल ट्रेडिशनल फार्मिंग से कंपेयर कीजिए, कम से कम भी 3 टाइम्स मोर प्रॉफिट है और मेहनत 1/10 है। हाँ, बेसिक अगर 5 टन भी निकला तो पर टन में 30,000 नहीं 1.5 लाख रुपया हो गया ना। 1.5 लाख रुपए बराबर हो गया। 1 एकड़ में हम 1.5 लाख रुपए तो profit। मिनिमम इजीली कमा सकते हैं, बहुत आराम से और ज्यादा उसमें मान लीजिए कितने लोगों को काम करना पड़ेगा? 1 एकड़ में एक बंदा बहुत है, बहुत है। बहुत है एक बंदा। और फीड कितना डालना पड़ेगा उसको? फीड हमें अगर 1 एकड़ में 5 टन प्रोडक्शन ले रहे हैं तो तकरीबन 7.5 टन, वो 100 रुपए के अंदर हमने काउंट किया। हाँ, अच्छा, वो 100 रुपए के अंदर ही 100 उतना रुपए ही के डालना अंदर, 100 रुपए के अंदर का ब्रेकअप मैं आपको बता देता हूँ किसान भाई को इजी समझ में आ जाएगा। हाँ। 10 से 12 रुपए का उसका सीड कॉस्ट आएगा 100 ग्राम का, बराबर तकरीबन 60 रुपए का दाना खा जाएगा वो। 60 रुपए का दाना खाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन आपने निकाला है? मैं कर भी रहा हूँ इसी कैलकुलेशन पे काम। ठीक है, और आपके 25 रुपए मान के चलिए जिसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट, जमीन की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब आपकी आ जाएंगी। तो 60 रुपए, 25, 85 रुपए और 12 रुपए का सीड, 3-4 रुपए के आप मान लीजिए मेडिसिन, मिनरल्स, विटामिन, वो सब, तो तकरीबन 100 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी आप जब फुल्ली कॉमर्शियल फीड पे अपनी मछलियों का पालन करेंगे। तो मैंने तो यहाँ पे आइए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बोट से अंदर जाते हैं। मतलब आपने कहा कि ये 2 ही मतलब पाली जाती है फिश, इससे अलावा इंडिया में नहीं पाल सकते? सबसे ज्यादा नहीं, हम हाई वैल्यू फिशेस भी पालते हैं, जैसे पापदा हुआ, मरल हुआ, मांगूर, सिंगी। तो जो हाई वैल्यू फिश है, हाई वैल्यू फिश हमें पालनी चाहिए, बट वो हम अपने हाई जो कॉस्टली सिस्टम्स है जैसे RS है, हम उसमें पालें उसे। लेकिन वो जो मैंने एक स्तंभ बताया था मार्केटिंग एंड सेल्स, देखिए हाई वैल्यू फिश है ना, एक एलाइट कस्टमर ही खाएगा। राइट, बराबर है। जो एवरेज मछली है 100 रुपए, 150 रुपए की, हमारी कंट्री की जो आप अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो मिडिल सेगमेंट है वो बहुत बड़ा है। जो पुअर है वो 100 रुपए, 80 रुपए की बहुत होगी उसके लिए। जो एलाइट कस्टमर्स है उसको आप 1000 की मछली खिलाओ चाहे 2000 की खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मेजर जब मास का है मेरे पास और जहाँ पे कंजप्शन भी सबसे ज्यादा है, वो मिडिल वाले हैं या लोअर मिडिल वाले हैं। तो वो अगर एलाइट आप मछली वहां उस एरिया में पाल लोगे तो सेल में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। हाँ। तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है आप कौन सी मछली का पालन किस एरिया में करना चाहते हैं। हाँ, इसी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े डैम पे केज बने होते हैं वो बंद पड़ जाते हैं। वो उसका कारण क्या है ना कि उन्होंने वो केज चाहे वो किसी भी माध्यम, सब्सिडी के माध्यम से लगाए हो या कल्चर के माध्यम से लगाए हो। मैं तो ये प्रूफ कर सकता हूँ 5 साल में मछली लॉस का बिजनेस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आपके फार्म के बारे में स्पेसिफिक, क्योंकि आपका फार्म वाकई में लाजवाब है। 45 एकड़ की ये झीलें बनाना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारा फार्म है, जैसे कि आपने कहा 100 एकड़ है। हाँ जी, हाँ जी। और एक जॉब छोड़ के फिश फार्मिंग में आना मतलब, और वो भी एग्रीकल्चर में आना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे 45 एकड़ मैनेज होता है पूरा? ये टोटली 50 एकड़ लैंड है। हाँ। 45 एकड़ इसमें वाटर बॉडी है। हाँ। 1 एकड़ का मैंने एक आइलैंड बनाया हुआ है सामने। हाँ, ये एक आइलैंड है। हाँ। और 1 एकड़ उधर जिधर मेरा गोडाउन ऑफिस बना हुआ है। हाँ। और 3 एकड़ तकरीबन मेरी बाउंड्री में लैंड चली गई। अच्छा। तो ये यूपी गवर्नमेंट की लैंड थी, मैंने 2020 में लीज पे ली। अच्छा। और 2021 में इसको ऑपरेशनल किया। बढ़िया बढ़िया। तो अभी मैं तकरीबन यहाँ से 170 टन एनुअली सेल कर दूंगा इस साल मेरा। 170 टन। बाप रे दोस्तों, 170 टन फिश निकलती है यहाँ से। सच में इतनी निकलती है? हाँ, वो मेरे पास डाटा है उसका। अच्छा। अगर उससे कम निकालूंगा तो मेरी एक फिश कितने किलो की निकलती है यहाँ से? एवरेज में 1 किलो की सेल करता हूँ सर। 1 किलो की एक फिश ही सेल निकालते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कौन से महीने में इस तालाब में डालते हैं आप? मैं इसमें मार्च में स्टॉक कर देता हूँ 100 ग्राम के सीड्स। हाँ। और एनुअली इसमें 300 टन दाना खिलाता हूँ। और वो सीड्स कहाँ से आते हैं? वो मेरा दूसरा फार्म है, मैंने इस 50 एकड़ के लिए एक 20 एकड़ का सबसेट बनाया हुआ है, नर्सरी। अच्छा। जहाँ पे मैं वो 1 ग्राम से 100 ग्राम कर लेता हूँ एक साल में। तो मेरी दोनों साइकिल पैरेलली चलती है। 100 ग्राम से 1000 ग्राम और 1 ग्राम से 100 ग्राम। अच्छा। वो 100 ग्राम को यहाँ पे रिशफल कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। एक चीज और बताइए कि आज हम इस वीडियो में मछली क्यों नहीं दिखा पा रहे, वो भी बता दीजिए, नहीं तो लोग कहेंगे यार मछली नहीं दिखा रहे हो। आज हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है इसलिए मछली नहीं दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए मेरे को 1-2 बंदा हार्वेस्ट नहीं कर पाता। मेरे कम से कम 13-14 बंदों की टीम आती है। नेट लगाना पड़ता है। वो नेट लगाते हैं, ड्रैग करते हैं और अर्ली मॉर्निंग हार्वेस्ट हो जाती है। पूरा नेट लगा के ड्रैग करके निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैं 1 किलो का निकालते हैं बाहर। राइट। और जो बाकी छोटी रहती है वो हम वापस पानी में छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे बच्चे कितने डालते बताया था आपने? मैं तकरीबन 2-2.25 लाख बच्चे स्टॉक करता हूँ इसमें। 2.25 लाख करते हैं। हाँ। और कम से कम मेरा एवरेज मान के चलिए 20% हमेशा इन्वेंट्री पड़ी रहती है इसमें। अच्छा, इसमें हमेशा रहता है। 100% कैच नहीं कर पाऊंगा ना, बड़ी बॉडी है। हाँ। लेकिन वो जब बार बार नेटिंग होगी तो वो आती रहेंगी। अच्छा, नेटिंग होती तो वो पकड़ में आ जाएंगी। वो तो बड़ी बड़ी हो जाएगी, 2 किलो 3 किलो की। हाँ, तो मैं 6-7 किलो की भी मछली यहाँ से हार्वेस्ट की है। अच्छा। तो अभी मेरा ये कम्प्लीटली सेकंड हार्वेस्ट चल रहा है यहाँ से। तो अभी मेरा इस साल टारगेट है कि मैं टोटल एनुअली दोनों फार्म मिला के कैटफिश और कार्प्स का 300 टन करीब सेल करता हूँ। बढ़िया एनुअली।
लेकिन एक चीज लोगों के मन में सवाल आया होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कोई मशीन नहीं लगी है और वाटर मेंटेन कैसे होता है 45 एकड़ का, वो बताइए। वाटर पैरामीटर में वीकली हम यहाँ पे सारे वाटर पैरामीटर मेंटेन करते हैं जी। तो जो भी बेसिक पैरामीटर हैं, पीएच, अमोनिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एल्कलिनिटी, नाइट्रेट, वो हम रेगुलर हर हफ्ते में मेजर करते हैं। अगर कोई डिस्टर्ब होता है हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। आई एम यूजिंग रेगुलर गुड प्रोबायोटिक्स अपनी वाटर बॉडी में। और मैं अच्छा फीड यूज करता हूँ। जो आपका ऑक्सीजन का पॉइंट है, मैं और स्टॉकिंग नहीं करता इसमें। मतलब जितना एकदम बराबर लेवल में चाहिए उतना ही स्टॉक करते हैं आप? हाँ, मैं और स्टॉकिंग नहीं करता। एक्स्ट्रा और नहीं करते? हाँ, एग्जैक्टली। और बड़ी वाटर बॉडीज में जब भी हमारा एयर फ्लो होती है तो हमारा ऑक्सीजन इंड्यूस हो जाता है पानी में, और हम बोटिंग करते रहते हैं, उससे भी हमारा ऑक्सीजन इंड्यूस होता रहता है। तो और कभी भी ऑक्सीजन डे टाइम में तो कभी कम नहीं होता, हमेशा ऑक्सीजन डिप नाइट टाइम में ही होता है। तो मेरे फार्म पे हमेशा बंदे रहते ही हैं, तो हम रेगुलर बड़े फ्रीक्वेंट यूज करते रहते हैं। अब तो मेरे को हो गए हैं 5 साल, तो आई नो कि अभी क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं। आप ये पानी इतना हेल्थी, आप इस पानी को पियेंगे भी तो आप प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। अच्छा, मतलब इतना गंदा नहीं हो पाता? गंदा नहीं, बहुत अच्छा पानी है। अच्छा, और ये पानी आप कहाँ से बोरवेल से उठाते हैं, इसमें डालते हैं? मतलब अभी तो केवल हम टॉप अप के लिए बोरवेल यूज करते हैं। अच्छा। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है, अन्यथा सीपेज नहीं होती तो हम वो यूज नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और इसमें टोटल आपने कितना कहा कि ये और दोनों फार्म से मिला के कितनी मछली निकलती है? 300 टन करीब मैं हार्वेस्ट करता हूँ सर। 300 टन अगर 100 रुपए से गई तो कितना हुआ? 3 CR का। बहुत बढ़िया, 3 CR का बिजनेस हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल। और इसी फार्म पे मैंने सेंटर में एक आइलैंड बनाया है। हाँ। तो ये हम यहाँ पे हमने एक्वा इको पार्क बनाया है। तो यहाँ पे हम कॉर्पोरेट पार्टीज करते हैं, और लोगों को मैं एनकरेज करता हूँ जो यहाँ पे आते हैं कि वो पानी की इम्पोर्टेंस समझे, क्योंकि हमारे देश का अगला वर्ल्ड वार पानी को लेके होनी है। हाँ, ठीक है। पानी की इम्पोर्टेंस समझे, अपने गांव में जाएं, गांव के पोखर, अपनी लैंड में पानी डेवलप करें, एक्वा कल्चर करें। एक्वा कल्चर करने से आपके बहुत सारे फायदे हैं। आप सबसे पहले तो अपना लाइवलीहुड इंप्रूव कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आप कम्युनिटी को आप पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, देश को प्रोटीन दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। बढ़िया। आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा मछली का? फिश फार्मिंग को लेके आप ये सोचिए कि अभी हमारी कंट्री नहीं, पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हाँ। और जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन तो हो चुकी है हमारी, राइट? तो हमारे पास जो लैंड साइज है वो तो फिक्स है। लैंड तो बढ़ेगी नहीं अर्थ प्लेनेट की, नहीं, लैंड तो वही रहेगी। हाँ। तो अब अगर आपको प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन ही मेन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। हाँ। चाहे वो कोई भी हो, राइट? ठीक है। तो प्रोटीन आएगा कहाँ से? हाँ। तो पूरे ग्लोब के पास केवल एक वाटर ही सोर्स बचा है कि जिसमें वो जाए और प्रोटीन डेवलप करे। तो इट मींस भविष्य अच्छा है। भविष्य अच्छा है। तो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, इंडिविजुअल्स भी फोकस कर रहे हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी है, और वाटर ही ऑप्शन है। और ये समुद्र के फिश का क्या सीन है? समुद्र की फिश में हम आने वाले 10 साल में 13-14% उसको डिप कर देंगे, क्योंकि हम कैचिंग बहुत फास्ट कर रहे हैं। मतलब वो कम होती जाएगी? वो कम होती जा रही है। हम उसमें जो रेंचिंग या जिसे कहेंगे हम स्टॉकिंग, वो उस रेशो में नहीं हो पा रही है, और रिप्रोड्यूस भी नहीं हो रही है। तो लोग बाग जो मैराइन फिश वाले हैं या सी फिश वाले हैं, वो सब भी धीरे धीरे इनलैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये बड़े बड़े पंछी जो टावर पे खड़े हैं, ये खड़े, ये बड़े मछली को नहीं उठाते क्या? आधा किलो के इतना नहीं उठा आधा 1 किलो तो नहीं उठा पाते। हाँ। और लेकिन उसी के लिए मेरे बंदे मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअस बोटिंग करते हैं। अभी घूम रहा है बोट। हाँ, देखिए प्लीज। हाँ, बोटिंग करते रहते हैं। उनका पर्पज ही वो है कि ये जो पक्षी है ना, वो उनसे बचाए। क्योंकि देखिए, जो भी आपका लॉस होगा, हमारे जो लॉस के मॉडल्स हैं, एक तो मोर्टेलिटी, मछली मर गई वो लॉस है। हाँ। लेकिन जो पक्षी ने खा गया वो लॉस है, फ्रॉग ने खाया वो लॉस है, स्नेक्स ने खाया वो लॉस है। ठीक है। तो भाई जो लॉस है, लॉस भी आपके मैक्सिमम है ना, जो हम कल्चर में कैलकुलेट करते हैं टेंटेटिव, 10 से 12% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कोई भी अच्छा किसान है ना, जितनी भी वो मछली स्टॉक कर रहा है, वो लॉस को पहले ऐड कर ले, और फीडिंग उस लॉस को माइनस करके खाना खिलाए मछलियों को। तो जितनी उसकी एक्सपेक्टेड है, उतना ही उसका हार्वेस्ट आएगा। और मेजर क्या रिस्क हो सकता है ये फिश फार्मिंग में? मास मोर्टिलिटी तो अगर आपने वाटर पैरामीटर मेंटेन रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेजर रिस्क है वो यही है कि लोग बाग क्या करते हैं, स्टॉकिंग ज्यादा कर देते हैं, जगह कम और स्टॉकिंग ज्यादा करते हैं, तो मोर्टिलिटी हो जाती है। दूसरा, जितनी स्टॉक करी है उसकी पूरी वो एंटायर कल्चर की कैलकुलेशन नहीं करते फंड की, तो वो फीड नहीं खिला पाते मेजर। ठीक है। दूसरा, वही सोचते हैं कि मछली पानी में डाल दी बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे सोचिए, अगर ऐसी बड़ी होने लग जाए विदाउट फीडिंग, तो फिर तो पूरा इंडिया मछली पालेगा ना। तो ऐसा फिजिबल नहीं है, हमें फीडिंग करानी ही पड़ेगी। और फीडिंग ही आप ये देखिए, 100 रुपए में जो हमने बात की, उसमें 60 रुपए का खाना खाना है।
तो 60% फीडिंग कॉस्ट है और वही मेजर कॉस्ट है। तो ये 45 एकड़ में आप घूम घूम के डालते हैं कि एक ही दो जगह पे डालते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे 2 तरह का खाना खिलाता हूँ, सिंकिंग और फ्लोटिंग। सिंकिंग के लिए मैंने क्या हुआ कि कुछ बेस स्टेशंस बनाए हुए हैं और वहाँ पे मैंने बाथ टब्स लिए हुए हैं, तो उसमें मेरी टीम जाती है और उसमें सिंकिंग डाल देती है और टब नीचे बैठ जाता है। जब मछलियाँ उसे कंज्यूम कर लेती है वो फ्लोट हो जाता है। मतलब वो बोट अंदर ही चला जब जाता उसके है। अंदर वेट हो गया तो नीचे बैठ गया, तो मछली आई कंज्यूम आ गया तो खाली हो गया तो फ्लोट हो गया। इससे आपको पता भी चलेगा वो कितना कंजप्शन हो गया। तो मैं तकरीबन 70% सिंकिंग दाना खिलाता हूँ और 30% फ्लोटिंग। फ्लोटिंग के लिए जो मेरी बोट है उसमें बैग रख देते हैं, वो एक टर्न अराउंड करती है, एक बंदा बोट चलाता है, एक बंदा दाना डालता है, जब तक वो राउंड लगाता है मछलियां कंज्यूम कर लेती है। लेकिन इस्तेमाल करते हैं मछली के साइज के अनुसार। एग्जैक्टली, प्रोटीन भी उसके साइज के हिसाब से और दाने का साइज भी उसके साइज के हिसाब से। फिर भी वो कैसे मेंटेन रहता है, वो थोड़ा सा बता सकते हैं अंदाजन? मैं यहाँ पे इसलिए 100 ग्राम की मछली स्टॉक करता हूँ, तो 100 ग्राम की जो मछली रहती है उसका जो माउथ साइज है वो 4 mm का दाना कंज्यूम कर लेता है और उसको 28 प्रोटीन खिलाता हूँ मैं, चाहे वो सिंकिंग खिला रहा हूँ चाहे फ्लोटिंग खिला रहा हूँ। तो आपका क्या एजेंडा है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, क्योंकि आपने 5 साल में इतने बड़े स्केल पे गए हैं? मेरा टारगेट है मैं 1000 टन मछली सेल करूँ एनुअली। बाप रे बाप अभी हमारी दिल्ली की 1000 टन की लैंडिंग है पर डे, कंजप्शन है। हाँ 1000 टन लैंड होती है हमारी दिल्ली में मछलियां पर डे अक्रॉस द कंट्री, और मोर देन 70-75% आंध्रा अकेला भेजता है। बाप रे बाप, राइट, इतना नीचे से आ रहा है। अगर आप यहीं पे सप्लाई करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपका नहीं होगा। एग्जैक्टली, तो मेरी इच्छा है कि मैं दिल्ली को कम से कम एक दिन तो मैं मछली खिला पाऊँ, पूरे दिल्ली को बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और कोई ऐसी चीज जो रह गई है जो फिश फार्मिंग में हमारे किसानों को बताने के लिए बहुत ज्यादा अहम हो, या बताना ही चाहिए, जरूरी है? मछली के लिए सिंपल हमें क्या कि मछली की लाइफ साइकिल फर्स्ट पता होनी चाहिए। बराबर, हम किस साइज की मछली कितने एरिया में डाल रहे हैं, किस मंथ में स्टॉक करेंगे, बेसिक बात। दूसरी, हमें वाटर पैरामीटर सब पता होने चाहिए कि वाटर पैरामीटर्स हम कैसे चेक करेंगे, कितनी बार चेक करेंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे कैसे उसको सही करेंगे। चेक करना बहुत ज्यादा एग्जैक्टली। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेना पड़ेगा और वाटर टेस्टिंग किट्स हम लेंगे। तो एजुकेशन मिलेगा कहाँ पे, वो बताइए थोड़ा। मैं हर हफ्ते ट्रेनिंग भी देता हूँ, सैटरडे संडे ट्रेनिंग भी देता हूँ, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी ट्रेनिंग देते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है PBR एक्वा करके, उसमें मोर देन 650 वीडियोस है, एजुकेशनल वीडियोस। बढ़िया है। तो अगर वो किसान, वही मैं जब पढ़ाता हूँ तो उन वीडियो से कम ही पढ़ाता हूँ तो अगर वो सारी वीडियो भी देख ले तो भी उसके लिए अच्छा है। यूट्यूब पे वीडियो देख ला तो भी वीडियो बहुत अच्छा है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि सर के साथ हमें फिश की कोई अगर सीरीज बनानी है या कोई और डेप्थ में जाना है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खाली है। सर आपका बहुत बहुत फिर से एक बार धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। और कभी महाराष्ट्र आइएगा हमारे फार्म पे भी, आज हम आपके फार्म पे आए हैं। श्योर सर। तो दोस्तों फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा, खास आपके लिए हम उत्तर प्रदेश आए हैं। बस आज एक काम ये नहीं हो पाया कि हम आपको मछली हाथ में लेके नहीं दिखा पाए, हमेशा हम आपको लाइव कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।